हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम BA 6 सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम आपको यूनिट फर्स्ट आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पूरी यूनिट इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना होती क्या है, पहले हम इसे जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, बीमा आदि। इन सभी क्रियाओं में पाई जाने वाली आधारभूत समस्याओं के आधार पर इन्हें मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। आप सभी जानते हैं प्रत्येक मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जो कोई कृषि खेती करता है, कोई उद्योग निर्माण करता है, कोई बैंकिंग, बीमा, बहुत सारे कार्य करते हैं। इन्हीं कार्यों के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में भी बांट देते हैं। तो चलिए हम उनकी संरचना देख लेते हैं, कौन कौन से वे 3 क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना ये देखिए, इसे 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक, तो हम जान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में पहले। तो प्राथमिक क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जिसमें कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन आते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक वे होते हैं जिसमें उद्योग, निर्माण, गैस व बिजली, कुटीर, लघु व बड़े उद्योग आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तृतीय क्षेत्र की ओर। तृतीय क्षेत्रक में हम देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्रक में आता है बैंक व बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। ये तो हो गई हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बात। हम चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं क्या होती हैं, वे कैसी होती हैं? तो आप सब जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है ना। वो कृषि, ज़्यादातर लोग कृषि में ही कार्यरत होते हैं, सब जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। सेकंड है निम्न प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है भारत में। व्यापक गरीबी व निर्धनता। चौथा, आय का अन्यायपूर्ण वितरण। आय का अन्यायपूर्ण वितरण होता है, किसी के पास तो बहुत सारा धन है और किसी के पास अपने जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उपलब्ध पैसे नहीं हैं। तो आय का अन्यायपूर्ण वितरण है। जनसंख्या में तेजी वृद्धि, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है। 7वां, आधारभूत उद्योगों का सीमित विकास। आधारभूत उद्योगों का बहुत ही सीमित विकास हो रहा है। पूंजी की कमी पाई जाती है। क्योंकि पूंजी की कमी के कारण वे किसी उद्योग का स्थापना नहीं कर पाते हैं। 9 है पूंजी उत्पादन अनुत्पादकता। 10, कुशल श्रम व तकनीकी ज्ञान की कमी। भारत में कुशल श्रम व तकनीकी ज्ञान की कमी पाई जाती है। 11वां, मानव विकास का नीचा स्तर। मानव विकास का बहुत ही नीचा स्तर है। तो ये तो हमने देख ली है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था कैसे है। अभी कुछ इनकी विशेषताएं दी गई हैं, आप इन्हें हेडिंग बना के भी लिख लीजिएगा। इनके अंदर आप खुद लिख सकते हैं, मुझे पता है क्योंकि अब आप BA 6 सेमेस्टर में आ गए हैं, इतना तो आपको पता लग गया होगा इनके अंदर क्या लिखना है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति और आय और राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। वे विकास की ओर अग्रसर हो रही हैं, है ना। बचत व विनियोग दरों में वृद्धि। बचत व विनियोग दरों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास। सेवा क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है, सबको पता है। संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन। संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि क्षेत्र का भी तेजी से विकास हो रहा है। आप सब जानते हैं कृषि क्षेत्र में कितने विकास हो रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो रहा है। अन्य सारे आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये हेडिंग बना देंगे और उसके अंदर आप लिख देंगे। इतना तो आप जानते हैं, आई नो। सामाजिक सेवाओं का विस्तार। सामाजिक सेवाओं का विस्तार होता जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं। लोग रूढ़िवादी कम हो रहे हैं। और विदेशी निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो रही है। विदेशक भी जो अब भारत में निवेश करना चाह रहे हैं। और विदेशी व्यापार में वृद्धि। विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है।
आयात और निर्यात दोनों वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो ये तो सारी विशेषताएं हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी, चाहे आप हाथ से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं इसके नोट्स, है ना। अब हम देखेंगे भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक विकास कैसे हो रहा है। सभी जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित देश है, और प्रत्येक राज्य अपनी अलग ही विशेषता लिए हुए है ना। किसी में किसी चीज़ का अधिक उत्पादन होता है, वो किसी चीज़ में अधिक श्रेष्ठ है, वो किसी चीज़ में कम श्रेष्ठ है ना। तो सभी राज्य अलग अलग अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं, सब जानते हैं ये। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं जो अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक पृष्ठभूमियों के साथ विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। भारत में आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। और आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक सतत मतलब सतत वो होता है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यूँ नहीं अब तो कुछ महीनों तक तो आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास में बढ़ता रहा है, फिर एकदम से नीचे गिर गया, नहीं। आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहने, मतलब राष्ट्रीय आय में निरंतर ही वृद्धि होनी चाहिए, यूँ नहीं कि अभी तो वृद्धि हो रही है फिर कमी होगी, ना, लगातार ही वृद्धि होनी चाहिए, है ना। आर्थिक विकास में कृषि की उपेक्षा उद्योगों, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये तो बस आप इसमें इतना ही लिख देते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट कारक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सब जानते हैं। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होंगे उसको विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान होंगे, वे अपना विकास और अच्छे तरीके से कर सकता है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारी हेडिंग है, आप इनके अंदर खुद लिख सकते हैं और खुद लिखेंगे भी, मुझे पता है ना। ये सारी हेडिंग है, आप देख लीजिएगा, मैंने हेडिंग डाली, इनके अंदर का नहीं लिखा है क्योंकि ये खुद भी लिख सकते हैं, इतना घिसपिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम पूंजी निर्माण। आर्थिक विकास को प्रभावित करने पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे करके आप लिख देंगे इसके अंदर। फिर आ जाएगा हमारा तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति, जिस देश में तकनीकी प्रगति ज़्यादा होगी उसके आर्थिक विकास भी ज़्यादा होगा, आर्थिक विकास की संभावना भी उसके पास ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वे तकनीकी का प्रयोग करके अधिक उत्पादन कर सकता है ना। अब हम देखेंगे फोर्थ, मानव संसाधन का विकास। जिस देश में मानव संसाधन का अधिक विकास होगा उसमें मानव मतलब अधिक, है ना, अधिक पढ़े लिखे होंगे, है ना, वे कार्य को करने के लिए अधिक श्रेष्ठ होंगे, तो मानव संसाधन का विकास भी आर्थिक विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण निभाती है, आप देख लीजिएगा, है ना, आप इसके अंदर का लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे, है ना, सिर्फ नोट डाउन तो ये हेडिंग ही कहेगा, वे तो पेपर में खुद ही लिख देंगे, इतना तो हमें पता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण। गैर आर्थिक कारण क्या होते हैं, है ना, ये तो आर्थिक कारण है, ये हम देखेंगे गैर आर्थिक कारण। गैर आर्थिक कारण है सामाजिक कारण, सांख्यिकीय कारण और राजनीतिक और धार्मिक कारण। सांख्यिकीय कारक ये भी होता है जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या पर क्या प्रभाव बढ़ता है, ये इसके अंदर आप लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आर्थिक विकास का महत्व क्या है। ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, इसके अंदर भी आप लिख लेंगे खुद ही। मैं एक बार बता देती हूँ क्या है। जीवन स्तर में वृद्धि। आर्थिक विकास का महत्व। आर्थिक विकास होने से हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारी आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। सेकंड है आर्थिक उपलब्धियां, हमें आर्थिक उपलब्धियां भी होंगी। थर्ड है व्यक्तियों के चुनाव क्षेत्र का विस्तार। व्यक्तियों के चुनाव क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। फोर्थ है आर्थिक विषमताओं में कमी होना। आर्थिक विषमताओं में भी कमी हो जाएगी, मतलब फिर आय का भी समान वितरण होने लग जाएगा। ये नहीं किसी के पास इतनी सारी आय है और बेचारा किसी के पास वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के पास उसके पास धन नहीं है ना। तो आर्थिक विकास होने से आर्थिक विषमताओं में भी कमी होगी। नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा। नागरिकों को भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी आर्थिक विकास की। ये सारे महत्व है, इसके अंदर आप खुद लिख लेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण, है ना। ये मेन टॉपिक है, इसे हमें ढंग से पढ़ना है, ये मेन टॉपिक है, देख लीजिएगा, है ना। देखते हैं अब आगे। भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है और वर्ष 2030 तक भारत में 9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। मतलब इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ये 5 राज्य हैं जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इनका प्रमुख योगदान है। जिनकी सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 75 लाख करोड़ है, जो भारत की जीडीपी में लगभग 47% की पर्याप्त हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व है। मतलब ये 5 प्रदेश हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में 47% का योगदान देते हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक आर्थिक महाशक्तियों के रूप में मानी जाती हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक आर्थिक महाशक्ति के रूप में मानी जाती है, जो देश के आर्थिक उत्पादन में लगभग आधे योगदान देकर और राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि में बेहतर प्रदर्शन करके देश की जीडीपी को चलाते हैं, है ना। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ उच्च क्षमता वाले राज्य विकास दर को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन राज्यों में सामूहिक रूप से देश के जीडीपी में लगभग 20% का प्रमुख योगदान है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शन करते हुए आर्थिक संपन्न राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इन राज्यों में वर्ष 2022-23 में तेजी से विकास दर दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य देश के आर्थिक उत्पादन में लगभग 30% का योगदान देते हैं। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु लगभग 30% का योगदान दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे अन्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 18.5% है। गुजरात, महाराष्ट्र से जुड़ा पश्चिमी क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 23% का योगदान दे रहा है। पूर्वी राज्य जिनका प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार करते हैं 12.5 का योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित मध्य क्षेत्र देश के उत्पादन में 13.6 का योगदान करते हैं। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और अन्य राज्य सम्मिलित है की आर्थिक हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है, जो केवल 2.7% है। ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी, सिर्फ आपको पढ़ना ही है। ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। मैं आपको चाहे आप इससे नोट्स वीडियो पॉज करके नोट बना सकते हैं, या मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगी अपने, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, ये यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय।